शॉर्ट में इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम बातें कर रहे हैं इंडिया इन 18th सेंचुरी यानी 18वीं शताब्दी का भारत। और इसमें हम बातें कर रहे थे द मैसूर स्टेट, मैसूर राज्य के बारे में। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में हैदर अली और उनका कॉन्फ्लिक्ट, फिर हैदर अली की डेथ और उनके बाद अब आते हैं आपके टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में मैंने बताया था कि टीपू व जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बीच एक ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहा जाता है। और उसके बाद क्या है कि आता है आपका मैसूर स्टेट में टीपू जो सुल्तान है, इन्हीं के जो है टेन्योर में लिख देता हूं टीपू सुल्तान। तो इन्हीं के टेन्योर में क्या है कि आता है आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार यानी तृतीयांग मैसूर युद्ध, जो आपका प्रारंभ होता है 1790 से 1792 के बीच। ठीक है, तो इसके तात्कालिक कारण यानी रीजन क्या है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। देखो क्या था कि मैसूर स्टेट में एक स्टेट थी त्रावणकोर। त्रावणकोर एक रीजन है जिस पर क्या होता है कि टीपू सुल्तान 1789 में इन्वेड कर देते हैं। जैसे ही वो 1789 में जो है टीपू इन्वेड करते हैं तो इससे जो है ब्रिटिशर्स का मानना है टीपू इन्वेड ऑन त्रावणकोर। तो ब्रिटिशर्स मानते हैं कि ये जो बात है ये जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर है उसका वोलेशन है। तो इसके बदले में रिजल्ट ये होता है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर प्रारंभ हो जाता है। जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर प्रारंभ होता है तो इस युद्ध में होता क्या है कि 1792 के अंत तक जो है जो आपके कॉर्नवालिस हैं, कॉर्नवालिस क्या करते हैं कि एनेक्स्ट कर लेते हैं किसको, श्रीरंगपट्टनम को। तो ये 1792 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं आपके, ये क्या कर लेते हैं, ये श्रीरंगपट्टनम जो जगह है उसको कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, अब जब ये श्रीरंगपट्टनम को अपने कब्जे में ले लेते हैं तो इसमें होता क्या है, इस वॉर में जो है आपके जो निजाम और मराठा हैं, ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में इसमें निजाम और मराठों की जो स्थिति होती है, निजाम एंड मराठास ये सपोर्ट करते हैं आपके किसको, ब्रिटिशर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस युद्ध में होता क्या है कि आपके जो टीपू सुल्तान है वो डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं, और जिसके बदले होती है आपकी एक ट्रीटी जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम यानी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो ये जो युद्ध है आपका श्रीरंगपट्टनम, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के साथ समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बातें थी आपकी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। अब बात करते हैं हम फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट आता है फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर। बस ये लास्ट जो है आपका मैसूर वॉर है। तो अब हम बात करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, और ये होता है 1799 यानी 1799 एडी में। एक्चुअल डेट जो होती है इसकी होती है 4 मई यानी 4 मई 1799। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे कि किस किस के बीच होता है, तो फिर वही मैसूर है। तो एक तरफ तो आपके जो है टीपू सुल्तान है, टीपू सुल्तान, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश है। ठीक है, अब ये यहां पे हम फिर जो है मराठों और निजाम यानी मराठों और निजाम की सिचुएशन देखेंगे क्या रहती है। तो उनकी सिचुएशन वही रहती है जो यहां रहती है। तो ये फिर क्या है कि फिर इस वॉर में समर्थन करते हैं किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये मराठा और निजाम का फिर इनको समर्थन रहता है। तो ये थी कहानी इसकी, इनका सपोर्ट रहता है। ठीक है, और इसमें जो है होता क्या है कि जो आपके जो टीपू सुल्तान है वो डिफीट हो जाते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में भी। तो इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहां तक कि डिफीट ही नहीं होते, टीपू इसमें मारे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि
टीपू वाज किल्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, इधर लिख देता हूं। तो टीपू वाज किल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कि टीपू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मारे जाते हैं। इसमें करते क्या हैं, जो ब्रिटिशर्स होते हैं इनके मरने के बाद में जो है यहाँ पे जो हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनकी जो है स्टोरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। और थोड़ा सा साख बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ये कृष्णराज तृतीया होते हैं, ये अल्पायु, ये वाडियार डायनेस्टी के होते हैं आपके। वाडियार डायनेस्टी कौन होते हैं, ये होते हैं आपके वाडियार डायनेस्टी के। यहां पे लिख देता हूं कृष्णराज तृतीय, कृष्णराज थर्ड। ये एक माइनर माइनर चाइल्ड होता है वाडियार डायनेस्टी का, अल्पायु शासक इसको ये इस पर बैठा देते हैं और इसके साथ आगे चलकर ये सब्सिडियरी अलायंस, जिसको सहायक संधि कहते हैं, वो कर लिया जाता है। तो इन दोनों जो ये आपके वाडियार डायनेस्टी है, इसके साथ मैसूर स्टेट को लेके जो है सब्सिडियरी अलायंस जिसको बोलते हैं, यानी जिसको सहायक संधि हम बोलते हैं, वो अंग्रेज कर लेते हैं, यानी सहायक संधि इनके साथ कर लेते हैं। और यहीं से क्या है कि आपका जो ये है इसका एंड हो जाता है मैसूर स्टेट का। तो ये थी कहानी मैसूर स्टेट की, ठीक है। इसके बाद ये मैसूर स्टेट का जो है कंप्लीट कंट्रोल जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। अब हम बात करते हैं बंगाल सल्तनत या बंगाल स्टेट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में। यानी बंगाल स्टेट की 18th सेंचुरी में क्या सिचुएशन थी उसको जानने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। बातें करते हैं बंगाल स्टेट की। तो सभी एस्पिरेंट से जो है रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ताकि हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए और आप इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को, एक एक कॉन्सेप्ट को देख पाए। तो अब हम बात करते हैं बंगाल सल्तनत। बंगाल सल्तनत, बंगाल सल्तनत जो 18वीं सदी में है, ये बंगाल सल्तनत की अगर हम बात करें तो बंगाल सल्तनत को इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का श्रेय मुर्शीद कुली खान को जाता है, ठीक है। मुर्शीद कुली खान पहले शासक हैं जिन्होंने बंगाल सल्तनत का जो है इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं मुर्शीद कुली खान से। मुर्शीद कुली खान यहाँ के रूलर थे, यहाँ के शासक थे, ठीक है। तो इन्हें क्या है कि इन्होंने बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट यानी स्वतंत्र रियासत घोषित किया था, इंडिपेंडेंट स्टेट। इससे पहले बंगाल ज्यादातर जो है कैंपेन हुए, जो मुगल डायनेस्टी थी उन्होंने ज्यादातर कैंपेन किए। बंगाल जो है कभी स्वतंत्र होता रहता है, कभी फिर जो है सेंट्रलाइज हो जाता है दिल्ली सल्तनत के अंदर, कभी सेंट्रलाइज रहता है, कभी मुगल डायनेस्टी के अंदर सेंट्रलाइज रहता है। तो अगर हम बात करें, ये मुर्शीद कुली खान है, इन्होंने इसे इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया और इसकी कैपिटल अलग से एक कैपिटल बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो है एक कैपिटल बनाई, ठीक है। और इनकी जो है डेथ हो जाती है कब, 1727 में क्या है इनकी डेथ के बाद, 1727 में क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ मुर्शीद कुली खान, या कुली खान इनको शॉर्ट में कहते थे, ठीक है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनका एक दामाद होता है, ठीक है, वो इसका नेक्स्ट रूलर बनता है। अब वो दामाद कौन होता है, दामाद का नाम है इसके सुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ठीक है। अब ये नेक्स्ट रूलर होता है सुजाउद्दीन मोहम्मद खान बंगाल सल्तनत का। तो यहां से जो कहानी है ये जो है 1727 में इनकी डेथ होती थी, 1727 से
1739 तक जो है नवाब ऑफ बंगाल रहता है। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, यानी ये बंगाल सल्तनत का नवाब रहता है आपका कौन? शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। ठीक है, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान के बाद अगर हम बात करें तो इनका बेटा आता है जिसका नाम है सरफराज खान। नेक्स्ट जो किंग होगा इनका बेटा होगा, सन या बेटा, ठीक है, जिसका नाम है सरफराज खान। और सरफराज खान जो है ये 1739 में नवाब रहता है और इसी टाइम पे होता है क्या कि एक फाइट होती है, बैटल ऑफ गिरिया, यानी गिरिया का युद्ध जिसको बोलते हैं, जो आपका सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच होती है। और जो अलीवर्दी खां सरफराज खां को डिफीट कर देते हैं, उसके बाद जो शासन चलता है वो अलीवर्दी खां का शासन चलता है। तो इसके बाद क्या होता है? बैटल ऑफ गिरिया, बैटल ऑफ गिरिया। ठीक है, और इसमें एक साइड में तो होते हैं आपके सरफराज और दूसरी साइड कौन होते हैं? अलीवर्दी खां। ठीक है, जो ये अलीवर्दी खां है ये क्या कर देते हैं? डिफीट कर देते हैं। ठीक है, किसको? सरफराज खान को डिफीट कर देते हैं। इधर लिख देता हूं, डिफीट हो जाते हैं सरफराज खान। और नेक्स्ट जो नवाब होते हैं आपके, नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, वो होते हैं आपके अलीवर्दी खां। नवाब ऑफ बंगाल ये होते हैं अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां। ठीक है, तो अलीवर्दी खां 29 अप्रैल 1740 को जो है नवाब बनते हैं कहां के? बंगाल सल्तनत के। यहां से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का और इनका धीरे धीरे संघर्ष का ताल्लुक होगा। ठीक है, अगर बात करें, मैंने आपको मराठा के बारे में बताया, मैसूर के बारे में बताया, हैदराबाद के बारे में बताया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सबसे पहले अगर स्टार्ट होता है वो इन्हीं से प्रारंभ होता है। ठीक है, यही लोग जो है उनको व्यापार के लिए न्योता देते हैं, फिर इन्हीं के साथ इनका जो है कॉन्ट्राडिक्शन रहता है। ठीक है, ये जो अलीवर्दी खां का जो आगे का जो वंश है, आगे के जो इनके सक्सेसर हैं, वही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ निरंतर उनके संघर्ष आपस में चलते रहेंगे। तो हम बात अब अलीवर्दी खां से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अलीवर्दी खां। तो ये मैंने एक बेस बताया आपको बंगाल सल्तनत का थोड़ा पहले का। अब हम बात करते हैं अलीवर्दी खां की। ठीक है, तो अलीवर्दी खां से हम जो है कनेक्ट करना प्रारंभ करते हैं। तो मैं फिर दोबारा से एक बार फिर जो है हेडलाइन डाल लेता हूं, बंगाल सल्तनत। अब हम बंगाल सल्तनत को कहां से पढ़ना प्रारंभ करेंगे? अलीवर्दी खां से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अलीवर्दी खां की। देखिए, जो अलीवर्दी खां है, अलीवर्दी खां, ठीक है, देखो जो ये अलीवर्दी खां है, इनको 2 बेटियां थी। ठीक है, जो बड़ी बेटी थी उसका नाम था घसीटी बेगम, ध्यान रखना है आपको। जो बड़े वाली इनकी डॉटर थी, क्या नाम था? घसीटी बेगम, घसीटी बेगम। ठीक है, और दूसरे वाली जो इनकी जो बेटी थी, छोटे वाली बेटी, उसका नाम था अमीना बेगम। तो ये ध्यान रखना है, क्या नाम था? अमीना बेगम। ये ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब इनको दोनों को जो है ध्यान देना है आपको, इनको एक एक बेटा था। ठीक है, घसीटी बेगम के बेटे का नाम था अकरम। ठीक है,
और इनके बेटे का नाम था सिराज। यहां तक बातें समझ में आई आपको? सिराज। अब अलीवर्दी खां जो थे वो अपने बेटे अकरम को नेक्स्ट नवाब बनाना चाहते थे, किसका? बंगाल सल्तनत का। लेकिन ये बात जो है, क्योंकि ये जो अकरम है ये ऐसा माना जाए थोड़े बीमार रहते थे और इनको कोई शायद बीमारी भी थी, चेचक वेचक की, मुझे एक्चुअल पता नहीं है। तो क्या था कि इन शॉर्ट बात ये है कि सिराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और सिराज क्या था कि स्वयं जो है नवाब बनना चाहता था, कहाँ का? बंगाल सल्तनत का। तो ये अब क्या है कि सिराज जो है बंगाल बन जाता है, सॉरी सिराज बन जाता है बंगाल का नवाब, और ये सिराजुद्दौला इसका पूरा नाम होता है। कब बनता है? 1756 में। तो कहानी यहां से स्टार्ट होती है, अब यहां ध्यान देना है। तो 1756 में क्या होता है कि सिराज उद्दौला इसका कंप्लीट नाम होता है। तो ये बनता है क्या? नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बंगाल जो स्टेट है उसका जो नया जो नवाब है अब सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला की अगर हम बात करें तो ये फेमस कब से होता है? इसके टाइम पे एक घटना होती है। इसी के टाइम पे क्या है कि अंग्रेज जो बंगाल जो आपका स्टेट है यहाँ पे व्यापार का एक अधिकार प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ पे व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना घटित होती है जो जिससे जो है जिसमें जो सिराज के ऊपर एक कलंक माना जाता है। टाइम है 20 जून, ठीक है, 1756 का वर्ष है और ये घटना कहलाती है ब्लैक हॉल ऑफ कलकत्ता, यानी कलकत्ता के ब्लैक होल की घटना, ठीक है। ये घटना है क्या? घटना ये है कि सिराजुद्दौला जो है 140 अंग्रेजों को एक बंद काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जहां पर जो है इनको एक पूरी नाइट जो है बंद किया जाता है और करने के बाद में जब सुबह देखा जाता है तो इसमें लगभग 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। बाकी जो है दम घुटने से इनकी जो है प्राण निकल जाते हैं। इसमें महिलाएं, छोटे बच्चे भी होते हैं। तो ये घटना जो है सिराजुद्दौला के चरित्र पर कलंक मानी जाती है। तो इसमें जो टोटल 146 जो है इंग्लिश प्रिजनर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 140 इंग्लिश प्रिजनर, ठीक है, जिनमें ऐसा माना जाता है कि वुमन भी होती हैं और चाइल्ड यानी छोटे बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा माना जाता है कि कुल 23 लोग ही यानी 23 लोग ही केवल सेफली बचते हैं आपके, ठीक है। तो इससे क्या है कि इसका परिणाम ये होता है कि एक वॉर होती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। हेडिंग डाल लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी और वर्ष होता है 1757। बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में जो है ईस्ट इंडिया जो कंपनी है आपकी जो व्यापार कर रही है, अब यहां से इनकी तरफ से इनके जो गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव, ये इधर से युद्ध लड़ते हैं और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला होते हैं आपके। और इसमें मैंने पहले भी आपको जो है प्लासी के वॉर के बारे में बताया, सिराजुद्दौला डिफीट हो जाते हैं। यहां से पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन की नींव डलती है, ठीक है। हालांकि ये सीधे शासन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये अब जो है हस्तक्षेप करते हैं बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इनका यहां से टर्निंग पॉइंट माना जाता है। ऐसा माना जाता है नहीं शायद ये घटना होती और नहीं ये लोग वॉर करते। सिराजुद्दौला के चरित्र पर ये जो ब्लैक होल वाली जो घटना है ये कलंक मानी जाती है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये अलीवर्दी खां के जो हैं बेटे के लड़के थे सिराजुद्दौला, डिफीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो ये किंग है ये
सिराजुद्दौला के जो सेनापति होते हैं मीर जाफर, उसको नेक्स्ट बंगाल का जो है नवाब बना देते हैं। अब ये नवाब जो है ये केवल नाम का नवाब रहता है, ठीक है। और कंपनी जो है ना अत्यधिक आवश्यकता से अधिक जो है हस्तक्षेप नवाब के कार्यों में करने लगती है, ठीक है। और उसके बाद 1760 में फिर ये जो है इसको हटाकर मीर कासिम को नवाब बना देते हैं। मीर जाफर की हत्या कर दी जाती है। तो 1760 में कौन नवाब बनता है, ठीक है। अब 1760 में जो मीर कासिम जो है वो नवाब ऑफ बंगाल है। यहां पर हम जो है कनेक्ट करते हैं, नवाब ऑफ बंगाल है। अब हम अगर हम बात करें कि मीर कासिम क्या है कि इनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रह जाता है, जिसके फलस्वरूप एक और वॉर होती है, ठीक है। वॉर का जो टाइम है वो है 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, और ये है बैटल ऑफ बक्सर। अब कनेक्ट हो रहा होगा आप लोगों का, वही पहले भी मैंने बताया आपको, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में लीड रोल में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रहते हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, ठीक है, यस, इनको बोलते हैं सर हेक्टर मुनरो, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लीड करते हैं। अगर हम बात इधर की करें, इधर खाली बंगाल सल्तनत नहीं होती है, इधर दिल्ली के जो नवाब है शाह आलम द्वितीय, वो लीड रोल में होते हैं, ठीक है। तो लीड इधर से कौन करते हैं, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम सेकंड कौन है, मुगल एम्परर है, ये ध्यान रखना है, दिल्ली के शासक हैं मुगल एम्परर। और जो है आपके इधर से ये वाले मीर कासिम, इनको भी ले लो, ये भी है मीर कासिम। ये कौन है, नवाब ऑफ बंगाल, ध्यान देना है, नवाब ऑफ बंगाल। और बस ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जड़ से उखाड़ देंगे अब की बार इंडिया में। साथ ही थोड़ी बहुत कमी न रह जाए, कभी हम दोनों ना हरा पाए, एक और बंदे को ले लेते हैं, ठीक है, जिनका नाम है शुजाउद्दौला। लो जी, शुजाउद्दौला को भी ले लेते हैं। शुजाउद्दौला, ये कौन है शुजाउद्दौला, ये है नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ अवध, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत है उसका हिस्सा बना दिया था अवध को बाद में, यूनाइटेड प्रोविंसेस का। तो ये शुजाउद्दौला जो है नवाब ऑफ अवध है। इन तीनों ने मिलकर क्या किया कि एक जॉइंट फ्रंट तैयार किया। तीनों का क्या है कि जॉइंट फ्रंट था, इसके अगेंस्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट, जॉइंट फ्रंट। और जॉइंट फ्रंट का रिजल्ट ये है कि ये जो जॉइंट फ्रंट है ये डिफीट हो गया, डिफीटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को जो है, तीनों की जो संयुक्त सेना उसको हरा दिया। और हारने के बाद अब क्या है कि पहली बार भारत में जो है कंपनी के साम्राज्य का एक लंबा विस्तार हुआ, क्योंकि एक साथ साथ इन्होंने जो है तीन जो है नवाबों की सेनाओं को हराया। और हराने के बाद जो है इनका एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, कि भाई अब तो हम हरा देंगे सबको। और यहाँ पे अब जो है रियल जो इस्टेब्लिशमेंट जो मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको ये बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध तय कर देता है कि अब हम यहीं रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, व्यापार भी करेंगे और गवर्नमेंट भी चलाएंगे यहाँ पे, और प्रशासन भी अब हम करेंगे। तो ये थी कहानी। तो इसके बाद होता क्या है, होता यह है कि एक ट्रिटी होती है, ठीक है। वो ट्रिटी क्या होती है, उसको कहा जाता है कि इलाहाबाद की संधि होती है। अब यहां से आगे हम, चलो यहीं पे लिख देता हूं। अब क्या किया जाता है कि जी शाह आलम द्वितीय हैं, ठीक है, इनको पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और इनके साथ एक संधि की जाती है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ में। उस संधि को कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। वर्ष है 12 अगस्त 1765, ठीक है। और यहां पे होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसको फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहेंगे, ठीक है, इलाहाबाद की पहली संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रथम इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई, तो किसके बीच हुई है, तो आपको आंसर देना है ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों
एवं शाह आलम के बीच, शाह आलम लिख दिया मैंने यहाँ पे, शाह आलम के बीच ये संधि हुई। इसमें जो ये शाह आलम है आपके, इनको क्या किया, इन्होंने इनको पेंशनर बना दिया कि भाई आप जो है पेंशन भोगता रहे, पेंशनर, कि आपको एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी और स्टेट हम चलाएंगे। इनको इन्होंने पेंशनर बना दिया। तो यहां से क्या मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, दिल्ली, ठीक है। यानी अब जो दिल्ली स्टेट है वो अब किसका होगा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे नियंत्रण स्थापित हो जाता है। और यही से मैंने बताया था कि जो आगे के जो शासक हैं वो केवल लाल किले तक ही सीमित रह जाते हैं, उनका जो राज्य है वो केवल लाल किले की चार दीवारी के अंदर ही है। बाहर का जो एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, जुडिशियरी, ये सारी जो पावर्स हैं वो किसके पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी 16 अगस्त को एक और संधि कर लेते हैं। लो जी, 16 अगस्त 1765 को क्या है, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की दूसरी संधि, ठीक है। तो सेकेंड ट्रीटी ऑफ जो इलाहाबाद है वो किस किस के बीच होती है, वो होती है आपकी, एक तरफ कौन होते हैं, एक साइड में होते हैं इसके, ये मैं लिख देता हूं, एक तरफ हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ कौन होंगे, ये वाले सुजाउद्दौला, नवाब ऑफ अवध, ठीक है। तो दूसरी होती है सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, और सुजाउद्दौला कौन है, नवाब ऑफ अवध है आपके, ठीक है, नवाब ऑफ अवध। तो ये ट्रीटी इनके साथ होती है। इसके अनुसार इनको भी क्या बना दिया जाता है, पेंशनर, इनको भी पेंशनर बना दिया जाता है। और इससे क्या मिलता है इनको, यहां से इनको क्या मिलता है, यहां से मिलता है अवध, ये अवध अब इनके कंट्रोल में रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में रहेगा। और ये तो मिलना ही था, इनके साथ तो युद्ध ही था डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां से क्या मिलता है, बंगाल। यानी अब जो है लगभग जो है 1/3 से भी ज्यादा इंडिया एक ही झटके में इनके हाथ में आ जाता है और ये शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। ये जो बक्सर का युद्ध है ये रियल जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी माना जाता है आपका। तो ये थी कहानी इनकी। इसी के साथ ही ये क्या लेकर आए, ये बंगाल में एक सिद्धांत लेकर आए जिसको डायरकी सिस्टम बोलते हैं, यानी द्वैध शासन। वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अब हम हेडिंग डालेंगे डायरकी सिस्टम ऑफ बंगाल। तो ध्यान रहे, इलाहाबाद की पहली संधि किस किस के बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। और इलाहाबाद की दूसरी संधि किन किन के बीच हुई, तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध के बीच हुई। तो यहीं से जो है एक नई पद्धति हमें जो है गवर्नमेंट की देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं डायरकी सिस्टम या द्वैध शासन पद्धति इसको बोला जाता है। तो अब हम एक नया सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, डायरकी सिस्टम। बंगाल में जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले लिख देता हूं इन बंगाल, यानी बंगाल में द्वैध शासन। तुम इसको क्या बोलते हैं, द्वैध शासन। तो इसका इन्होंने प्रारंभ किया, बंगाल से इसको प्रारंभ किया गया। था क्या द्वैध शासन, देखिए द्वैध शासन एक टाइप का डुअल गवर्नमेंट था, यानी गवर्नमेंट को चलाने के दो पक्ष थे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, एक वहां का राजा। जो अच्छे जो पोर्टफोलियोज हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रखे हुए थे, जैसे कि जुडिशरी पुलिस सिस्टम है वो अपने पास रख लिया। और जो और हैं आपके ऐसे पोर्टफोलियो जिनका कोई औचित्य ही नहीं है वो उनको दे दिया, यानी वो नाम के जिनको नवाब या राजा छोड़ा और बाकी सारी चीजें ये अफसर चलाते थे। तो थी क्या ये, तो इसको मैं लिख देता हूं, इट्स अ डुअल गवर्नमेंट वाज introduced इन बंगाल, ठीक है। यानी एक जो है दो टाइप की जो है सरकार चलाने का जो सिस्टम है उससे हमें इंट्रोड्यूस कराया बंगाल में, किसने, बाय द रॉबर्ट क्लाइव, बाय द रॉबर्ट
क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हमें द्वैध शासन पद्धति जिसको बोलते हैं उसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया। तो पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया, आंसर पूछा जाता है मोस्टली एग्जाम में, तो आपको आंसर देना रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन लगाने वाले पहले अंग्रेज थे जिन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो द्वैध शासन मैंने बता दिया कि जैसे पुलिस है और जुडिशरी है, जहां से पूरे स्टेट कंट्रोल हो जाता है, तो वो किनके पास थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहती थी हर स्टेट में जहां पे आपका डायरेक्ट सिस्टम लागू है। तो ये थी कहानी आपकी बंगाल सल्तनत की, ठीक है। तो मैंने बंगाल सल्तनत के बारे में आपको बता दिया है। तो आज के लिए जो है इतना ही। नेक्स्ट हम जो है इंडिया में अगर हम बात करेंगे पंजाब की, तो पंजाब में जो है जो एक पावर्स थी जिसको बोलते हैं सिख अंपायर, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट आपका जो एपिसोड है या नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो पंजाब में जो सिख एम्पायर के जो फाउंडर हैं जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की, वो माना जाते हैं महाराणा रणजीत सिंह। अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, इंग्लिश या ब्रिटिश और सिखिज्म की जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, वो एक्चुअल होती है आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, यानी महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो है आपका प्रारंभ होता है आंग्ल सिख संघर्ष जिसको हम बोलते हैं, एंग्लो सिख वॉर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो एंग्लो सिख वॉर जानने से पहले सबसे पहले हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे सिख एम्पायर के बारे में और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके साथ एंग्लो सिख वॉर। थैंक यू।